हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। आज का दोस्तों जो हमारा टॉपिक है वो हम बात करेंगे यूनिट 2 के बारे में। जैसा कि आपका दोस्तों पेपर आ रहा है, यूनिट 2 में हमारा जो क्या है वो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले जैसा कि आपका फ्लूइड मैकेनिक्स का पेपर हो रहा है, मैंने जितना भी हो सका मैंने सारी यूनिट को डिस्कस किया है। अब मेरे से जितना दोस्तों हो सकेगा थर्मोडायनेमिक में भी मैं आपको हेल्प करूंगा पूरी यूनिट को डिस्कस करने में। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो थोड़ा दोस्तों आप भी मेहनत करिए, ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। स्टार्ट करते हैं हम हीट पंप के बारे में कि हमारा हीट पंप हमारा क्या होता है। इस वीडियो में बात करेंगे हीट पंप के बारे में और रेफ्रिजरेटर के बारे में, फिर आगे यूनिट को डिस्कस करेंगे। ओके, बात करते हैं हीट पंप के बारे में। पहले हीट पंप का हम जान लेते हैं जनरली यूज क्या होता है। अगर आपको यूज समझ में आ गया तो आपको समझ में आ जाएगा इसकी वर्किंग प्रोसेस क्या होता है। अगर देखो किसी भी रूम को, सपोज दैट हमारा ये रूम है, अगर इस रूम को हमें हीट करना है ना, हीट करना है, हीट रखना है, तो हम क्या करते हैं, हीट पंप का यूज करते हैं। अब इसको हीट रखना है तो क्या करेगा, इसको बाहर से हीट तो चाहिए ना, कोल्ड से हीट लेगा, लोअर टेम्परेचर से हीट को क्या करेगा, अपनी तरफ लेगा। अब जब अपनी तरफ लेगा तो ऐसे तो हो नहीं जाएगी, यहाँ का क्या होगा, कोई इंजन वर्क करेगा। जब इंजन वर्क करेगा तो इसको क्या करेगा, हीट को सप्लाई करेगा। और जब हीट सप्लाई करेगा तो हमारा हाई टेम्परेचर क्या होगा, जिस चीज को हमें हीट रखना है वो कंटिन्यू हीट होगा। ये इसका कॉन्सेप्ट होता है। अब देखो ये वर्क कैसे करता है देखते हैं, ठीक है। एक चीज और जान लो, जो हमारा हीट पंप होता है वो एज ए रिवर्सिबल हीट इंजन होता है। क्या होता है, रिवर्स्ड होता है, रिवर्स हीट इंजन कहलाता है, ठीक है। तो हम हीट पंप को ना एक रिवर्स हीट इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है, हीट इंजन भी कह सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये हीट पंप का कैसे वर्क करता है, इसकी सीओपी क्या निकलती है, यही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है और यही इसी के बारे में क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये हमारा क्या है, हीट पंप है। मैंने मान लिया दोस्तों हमारा ये क्या है, एचपीए हीट पंप है। हमारा रिजर्वायर होता है, 2 रिजर्वायर होंगे। एक रिजर्वायर मैंने मान लिया ये हमारा हाई टेम्परेचर है, ये हमारा क्या हाई टेम्परेचर, जो हाई टेम्परेचर इसका क्या है T1 है। और एक लो रिजर्वायर है, देखना दोस्तों ये आपको दिख रहा होगा, ये एक हमारा लो रिजर्वायर है, दिस इज द T2। ये कितना है, लो रिजर्वायर टेम्परेचर है। अब देखो हमें सपोज दैट ये हमारा रूम है, इस रूम को हमें क्या करना है, हीट रखना है प्रॉपर, ठीक है। हमने मान लिया हमारा T1 क्या ग्रेटर है T2 से, ओके। अब क्या करना है, हमें इस रूम को हीट करना है। जब इस रूम को हीट करना है तो ये जो HP है ना, यानी हीट पंप है, क्या करेगा, बाहर से हीट लेगा लो टेम्परेचर से। जब ये लो टेम्परेचर से हीट लेगा तो लो टेम्परेचर से दोस्तों Q2 अमाउंट ऑफ हीट लिया। अब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तो हीट ट्रांसफर नहीं करती, क्या करती है, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर ट्रांसफर करती है। अब क्या करना पड़ेगा ना, यहाँ में क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा। एक्सटर्नल वर्क डन किया और ये हीट को क्या किया, यहाँ हमने भेज दिया, क्या भेज दिया, Q1। और ये हमारा सपोज दैट रूम है, ये हमारा प्रॉपर हीट होने लगा। ये इसका दोस्तों मेन कॉन्सेप्ट होता है हीट पंप का। अब यही आपकी बुक में लिखा हुआ है कि इट रिसीव हीट फ्रॉम ए लो टेम्परेचर रिजर्वायर सोर्स एंड रिजेक्ट टू हाई टेम्परेचर रिजर्वायर, दिस इज कॉल्ड सिंक, ठीक है। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है, आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इसकी सीओपी कैसे हम निकालेंगे। अब किसी की सीओपी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमने डिजायर्ड इफेक्ट कितना है, कितना डिजायर्ड इफेक्ट, जैसे कि आपकी बुक में है। इसलिए मैं दोस्तों क्वांटम का ही आपका हेल्प कर रहा हूं, क्योंकि आपको क्वांटम ही समझ में आती है एग्जाम टाइम। ये हमारा डिजायर्ड इफेक्ट कितना है और हमारा वर्क इनपुट कितना है, ओके, वर्क इनपुट कितना है। अब डिजायर्ड इफेक्ट हमें कितना मिल रहा है, अगर हम डिजायर्ड इफेक्ट की बात करें तो हमें कितना है, ये हमारा दिस इज Q1, क्योंकि हमारी सीओपी क्या है, Q1 अपन W, तो हमारा Q यहाँ क्या है, Q1 है। और वर्क इनपुट, यानी वर्क इनपुट हम कितना दे रहे हैं, हमने W यहाँ वर्क किया, अब ये Q2 वर्क किया, तो इस तरीके से हमारा कितना हो गया, जो हमारा पूरा W की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आएगी, यहाँ Q1 माइनस Q2 तो निकल के आएगी ना, सॉरी Q1 माइनस Q2। तो इस तरीके से हमारा सीओपी यहाँ कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये किसका सीओपी है, सीओपी हीट पंप का, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। क्योंकि दोस्तों ये हमारी हॉट बॉडी, हमें हॉट बॉडी करना है, हमारा कितना हीट दे रहा है, Q1 तो दे रहा है ना, तो इसलिए डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कितना, Q1। और वर्क इनपुट हमारा कितना हो जाएगा, वर्क हमें क्या कर रहा है, ये भी वर्क कर रहा है, ये वर्क कर रहा है, तो टोटल वर्क अगर हम देखिए कितना हमारा हो रहा है, Q1 माइनस Q2। ये हमारा हो गया हीट पंप का सीओपी। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको डिफाइन करना है। अब बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर के बारे में। जो हमारा दोस्तों रेफ्रिजरेटर होता है ना, वो भी एज ही हमारा क्या होता है, हीट पंप ही होता है। क्या होता है, हीट पंप होता है। अब बात करते हैं इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसी होती है, वो ये भी हमारा क्या एक तरीके का रिवर्स हीट इंजन है, ठीक है। अब देखो
हमें क्या करना होता है, हम रेफ्रिजरेटर में क्या करते हैं, जो भी हमारा फ्रिज होता है उसको क्या करते हैं, हम कोल्ड करते हैं। वो भी कोल्ड किस तरीके से होगी, जब इसमें हीट हमारी निकल जाएगी। हीट तो ऐसे निकलेगी नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, एक कुछ लगाना पड़ेगा ना, जो हम लगाते हैं रेफ्रिजरेटर। हमने यहाँ रेफ्रिजरेटर लगाया, अब ये कोल्ड से ट्रांसफर हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ वर्क डन करेंगे। अब हमारी फी क्या होगी, हाई टेम्परेचर पे ट्रांसफर हो जाएगी। समझ में नहीं आया, अब देखो समझ में आएगा। हमने मान लिया 2 रिजर्वायर है, ये हमारा 2 रिजर्वायर है। एक रिजर्वायर हाई टेम्परेचर का है, हमारा हाई टेम्परेचर का है, दिस इज द T1। एक रिजर्वायर हमारा क्या है, लो टेम्परेचर का है, दिस इज द T2। ओके, ये हमारा क्या रेफ्रिजरेटर है, दिस इज द रेफ्रिजरेटर। हमने क्या किया, अब देखो सपोज दैट हमने इस बॉडी को हमें क्या करना है ना, ठंडा करके रखना है। मैंने मान लिया इस बॉडी को हमें ठंडा करके रखना है। अब ये बॉडी क्या है, इस बॉडी को जब हमें ठंडा करके रखना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हीट लेनी पड़ेगी। मैंने हीट क्या किया, यहाँ से ले लिया, लो भाई ले लिया। अब ये लो टेम्परेचर है, कितना ये लो टेम्परेचर है, ये हमारा क्या हाई टेम्परेचर है। अब लो टेम्परेचर तो हाई टेम्परेचर तो हीट ट्रांसफर नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ेगा। इसमें हमने क्या किया, वर्क डन करना किया। जब इस वर्क डन को किया, हमने हीट को क्या किया, निकाल दिया यहाँ से, Q1 हीट अमाउंट ऑफ हमने निकाल दी। तो हमारा क्या हो गया, एज ए रेफ्रिजरेटर ये हमारा क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारा रेफ्रिजरेटर हमारा वर्क करता है। अब बात करते हैं इसको COP के बारे में। COP हमारा क्या है, डिजायर्ड इफेक्ट। डिजायर्ड इफेक्ट हमारा कितना है, वर्क इनपुट डिजायर्ड इफेक्ट कितना है हमारा, Q2 है, क्योंकि यही तो हमें करना है ना, इस बॉडी को मैं क्या करना, ठंडा रखना है। और हमारा क्या हो गया, W हो गया। ठीक है, अब W हमारा कितना निकल के आएगा, दिस इज द Q2। और ये हमारा कितना हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। ये हमारा हो गया COP ऑफ रेफ्रिजरेटर का। ओके दोस्तों, तो आपको आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि हीट पंप क्या होता है, हमारा रेफ्रिजरेटर क्या होता है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम बात करेंगे रैंकाइन साइकिल के बारे में कि हमारी रैंकाइन साइकिल होती क्या है, इसका जो डायग्राम है, जो मेन कंपोनेंट है, कैसे वर्क करता है, पीवी डायग्राम हमारा क्या होता है, टीएस डायग्राम क्या होता है, वर्क डन इसका कैसे निकलता है और इफिशियंसी क्या होती है, सारी चीज के बारे में दोस्तों डिस्कस करेंगे। अगर आपने दोस्तों वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि हमारा रैंकाइन साइकिल क्या होता है। तो हमारा जो रैंकाइन साइकिल होता है, एक तरीका हमारा थ्योरेटिकल साइकिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, रैंकाइन वेपर साइकिल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वाटर का यूज करते हैं उसको हम क्या करते हैं, एज ए कन्वर्ट करते हैं वेपर में विद द हेल्प ऑफ बॉयलर से। और वही वाटर हमारा क्या होता है, वेपर के फेज में क्या होता है, पूरे में वर्क करता है, जिससे हमें क्या होता है, वर्क मिलता है। अब बात करते हैं इसके मेन कंपोनेंट के ऊपर। तो जो हमारा रैंकाइन साइकिल है, इसके जो मेन कंपोनेंट है वह है बॉयलर, टरबाइन, कंडेंसर और फीड पंप, यानी 1 2 3 4, ये हमारे 4 मेन कंपोनेंट होते हैं रैंकाइन साइकिल में। अब बात करते हैं कैसे ये वर्क करते हैं। देखो दोस्तों, ये होता है हमारा बॉयलर। अब ये बॉयलर में क्या है, इसमें वाटर होगा। जब ये वाटर होगा तो हम क्या करते हैं, इसको हीट देते हैं। जब इसको हम हीट देंगे तो बॉयलर क्या करेगा, ये जो हमारा वाटर है उसको क्या करेगा, वेपर फेज में कन्वर्ट करेगा। जब ये वेपर फेज में कन्वर्ट कर देता है, फिर ये टरबाइन में जाता है। बट जो ये बॉयलर पे कंडीशन हो रही है अभी, ये क्या हो रहा है, एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे हो रही है। ठीक है, अभी मैं प्रोसेस दिखाता हूं। देखो, ये देखो जो हमारा 4 to 1 है, ये मैंने 4 इंडिकेट किया है, ये हमारा क्या है, 1 है। अब ये 4 to 1 हमारा यही लाइन शो कर रहा है। ये हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, हीट, एक तरीके हमारा हीट क्या हो, यहाँ ऐड हो रही है, हम यहाँ हीट दे रहे हैं, हीट एडिशन प्रोसेस है। जो हमारा प्रेशर क्या है, एट ए कॉन्स्टेंट है, तो कैसा है, हीट एडिशन प्रोसेस है। बॉयलर के बाद क्या होगा, जो वेपर जाएगी वो टरबाइन में जाएगी। जब ये टरबाइन में जाएगी तो टरबाइन में क्या होगा, हमें वर्क मिलेगा। जब ये एक्सपेंड होगी यहाँ तो हमें क्या होगा, वर्क मिलेगा। यानी जब हमारी 1 से 2 मूव कर रही है तो हमारा कैसा एक प्रोसेस है, एक तरीके रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है हमारा। कैसा, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। तो ये हमारी लाइन जो शो कर रही है, ये हमारा क्या शो कर रहा है, 1 से 2 रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारी कैसी है, भी ड्राई सेचुरेटेड स्ट्रीम है। जो हमारा पीवी डायग्राम होता है वो क्या होता है, इस साइड का हमारा क्या लिक्विड रीजन होता है, आपको पता होगा। इस इस साइड का हमारा जो रीजन होता है वो क्या होता है, सैचुरेटेड होता है। इसमें लिक्विड और वेपर दोनों के फॉर्म में होता है। तो एक तरीके ये जो हमारी लाइन शो कर रही है 1 से 2 जो मैंने इंडिकेट किया है, ये हमारा क्या है, ड्राई सेचुरेटेड है। और अगर हम स्टीम इसको और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगी, सुपर हीटेड स्टीम हो जाएगी। और अगर उसमें वाटर के पार्टिकल मिक्स रहेंगे तो वो हमारी होगी वेट स्टीम होगी। तो इस तरीके से हमारा
ये जो लाइन शो कर रहे हैं वो यही शो कर रहा है कि हमारा लिक्विड रीजन कौन है, वेपर रीजन कौन है और लिक्विड प्लस वेपर का रीजन कौन है। तो ये हमारा पीवी डायग्राम दोस्तों इस तरीके से बनता है। फिर क्या होता है, जब ये टरबाइन में एक्सपेंड होती है तो हमें क्या होता है, यहाँ वर्क डन हमें मिलता है जैसे कि ये शो किया गया है, ठीक है। अब क्या होगा, फिर इसके बाद कंडेंसर में जाती है। अब कंडेंसर का क्या वर्क होता है, ये जो हमारा यहाँ से लिक्विड हमें मिल रहा है वेपर फेज में है ये, अब ये क्या करता है, यहाँ से हम हीट को क्या करते हैं बाहर निकालते हैं। क्या करेंगे, हम यहाँ हीट बाहर निकालेंगे, जो हमारा वेपर है उसको हम क्या करेंगे लिक्विड में एक तरीके से वाटर में फिर से कन्वर्ट करते हैं। तो ये हम क्या करते हैं कूलिंग वाटर लगाएंगे या फिर हमारा रिवर है, कैसे भी हम क्या करते हैं, कंडेंसर का हमारा यहाँ मेन वर्क यही होता है। जो क्या करता है, ये जो वेपर आती है उसको क्या करता है लिक्विड में अगेन कन्वर्ट करता है। तो जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है, जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस हो रहा है। यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हीट को निकाल रहे हैं, तो हीट हमारा रिजेक्शन प्रोसेस है। और ये कहाँ हो रहा है, जो हमारा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है कब, ये जब हमारा एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे पीसी पे, किस पे हो रहा है, कंडेंसर पे हो रहा है, ठीक है। तो हमारा 2 से 3 प्रोसेस शो कर रहा है। जो हमारा 2 से 3 है ये हमारा कैसा प्रोसेस है, हीट रिजेक्शन प्रोसेस है, जब हमारा P = C है यानी एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। जब इसके बाद क्या होता है, ये हमारा अगेन फीड पंप में जाता है। फीड पंप में क्या होगा, एक तरीके से क्या होगी, हमको बाहर से क्या कर एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि क्या करना हमें अगेन क्या करना है, इसको बॉयलर पे भेजना है, कंप्रेस करना है इसको। तो हम क्या करते हैं, जो हमारा 3 to जो हमारा 4 प्रोसेस है वो हमारा कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस है, ठीक है। जो हमारा 3 to 4 शो कर रहा है वो हमारा प्रोसेस कहते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस है, जो हमारा 3 to 4 है। फिर क्या होता है, ये यहाँ हम एनर्जी देंगे फीड पंप में, तो क्या होगा अगेन बॉयलर में जाएगा, और इस तरीके से हमारी जो रैंकाइन साइकिल है वो दोस्तों वर्क करता है, ठीक है। ये बात आपको इतनी समझ में आ गई होगी और आपको पीवी डायग्राम भी समझ में आ गया होगा इजिली कि हम किस तरीके से दोस्तों इसको ड्रा करेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से रिवीजन कर देता हूं। मैंने बताया देखो दोनों साइकिल एक साथ देखना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो 4 to 1 हमारा क्या है, बॉयलर है, ये वाटर आया, हमने क्या किया हीट दिया एट ए कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर पे। तो हमारा जो ये हमारा जो 4 to 1 प्रोसेस कैसे शो कर रहा है, 4 to 1 प्रोसेस हीट एडिशन प्रोसेस शो कर रहा है। देखो जो मैंने लिया हीट एडिशन प्रोसेस है हमारा। अब हमारा जो 1 से 2 प्रोसेस है, 1 से 2 प्रोसेस हमारा क्या टरबाइन पे है, हमारे क्या हो रहा है यहाँ वर्क मिल रहा था हमें, वो भी कैसे रिवर्सिबल कंडीशन में। तो वही है 1 से 2 हमारा जो प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। हमारा क्या है, जो वाटर आ रहा है यहाँ वेपर का आ रहा है वहां क्या रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, यहाँ हमें वर्क मिल रहा है। उसके बाद क्या होता है, कंडेंसर में जाता है। फिर कंडेंसर में हमारा कैसा 2 से 3 है, 2 से 3 जा रहा है। फिर 2 से 3 ये क्या हीट रिजेक्शन प्रोसेस, हमारी हीट क्या हो रही है, यहाँ हम बाहर निकाल रहे हैं क्योंकि उस वेपर को क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं, वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर 3 to 4 क्या होता है, फीड पंप के सारे हम क्या करते हैं बॉयलर भेजते हैं। इस तरीके से हमारी दोस्तों ये साइकिल चलती है, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा पीवी डायग्राम हो गया। इस तरीके से हमारा टीएस डायग्राम भी यही बताता है कि देखो जो हमारा प्रोसेस है, अभी हम 1 से 2 की बात करें, जो हमारा 1 से 2 प्रोसेस कर रहा है वो रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। अभी यह क्या एंट्रोपी कांस्टेंट है ना, S1 = क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। अगर हम और हीट करते हैं सुपर में ले जाते हैं तो यहां हमारा ग्राफ जाएगा। अगर उसमें वेट है वाटर और वेपर दोनों प्रेजेंट है तो इस तरीके से हमारा साइकिल आएगा, ठीक है। तो फिर क्या होता है, जो हमारा 2 से 3 प्रोसेस है, जो प्रोसेस तुम्हारा 2 से 3 है वो कैसा हीट रिजेक्शन प्रोसेस है एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है। तो ये शो कर रहा है 2 से 3। हमारा जो 3 to 4 प्रोसेस है वो कैसा है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस है। अब देखो रिवर्सिबल एडियाबैटिक पंपिंग प्रोसेस में क्या होता है, एंट्रोपी कांस्टेंट होती है, यानी S3 = कितना हो गया, S4 हो गया। और फिर ये नॉर्मली लाइन शो कर रही है कूलिंग तरीके से। और फिर ये क्या होता है 4 to 1 प्रोसेस एज ए चलता है हीट एडिशन प्रोसेस। यहाँ क्या एट ए कांस्टेंट प्रेशर में क्या करते हैं, हीट को ऐड करते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब देखो कभी कभी क्या पूछता है, इसमें न्यूमेरिकल में जब आपके आएगा तो ये तो थ्योरी का क्वेश्चन होगा कि रैंकाइन साइकिल क्या होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डायग्राम को बना सकते हैं पीवी डायग्राम और टीएस डायग्राम के द्वारा। अब हमें क्या है, इसको वर्क डन को फाइंड करना है। सपोज दैट अभी जो हम वर्क डन को फाइंड करेंगे वो इंथाल्पी के टर्म में हमें दोस्तों पूछेगा। तो मैंने मान लिया ये हमारा इंथाल्पी कितनी होगी, H1 होगी, यहाँ H2 होगी और यहाँ हमारी H3 होगी और हमारी क्या यहाँ H4 होगी। अब देखो अगर हमें वर्क डन फाइंड करना है, सपोज इस बॉयलर को वर्क डन फाइंड करना है। अब देखो ये इमेज को देखना, अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड। अब दोस्तों आपको विजुअल हो रहा होगा, अगर हमें बॉयलर का, इस बॉयलर का वर्क डन चाहिए
कि इस बॉयलर पे कितना वर्क डन, तो आपने पढ़ा होगा हीट एनर्जी इक्वेशन। तो इस तरीके से हमारा इस बॉयलर के लिए कितना हो जाएगा, ये हमारा H1 है, ये हमारा H4 है, यानी H1 माइनस H4। बॉयलर का हमें वर्क डन पता चल गया कि हमने एक तरीके से यहाँ कितनी हीट दिया है, Q1 हमें पता चल गया। अब हमें फाइंड करना है टरबाइन का वर्क डन। अगर हमें टरबाइन का वर्क डन फाइंड करना है कि हमने कितना वर्क डन मिला, तो कितना होगा H2 माइनस H1, इस तरीके से, सॉरी H1 माइनस H2, क्योंकि ये हमारा ज्यादा है, ये हमारा कम है, हमें यहाँ दिया है, यहाँ पे वर्क मिला हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से WT हम निकल सकते हैं कि टरबाइन में हमें कितना वर्क आउटपुट मिला हुआ है। इस तरीके से कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हुई है, यहाँ हीट क्या हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, तो कितनी हीट रिजेक्ट हुई है वो फाइंड कर सकते हैं। Q2 इक्वल टू H2 माइनस H3, ठीक है। इस तरीके से फीड पंप में हमने कितना वर्क किया, अब तो फीड पंप में हम वर्क कर रहे हैं, यानी ये वैल्यू हमारी क्या होगी, ज्यादा है, तभी तो इस पे वर्क कर रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए, तो H4 माइनस H3। तो इस तरीके से हम इस जो रैंकाइन साइकिल कंपोनेंट है उनका हम वर्क डन को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इफिशियंसी के बारे में। आपको पता है इफिशियंसी क्या होती है, W नेट अपॉन Q1, हमने हीट कितना दिया है। अब देखो जो W नेट है, हमें W नेट कहाँ मिल रहा है, यहाँ दो जगह मिल रहा है, एक पंप पे एक टरबाइन पे, यानी टरबाइन पे हमें क्या है, वर्क मिल रहा है, और फीड पंप में हमें क्या वर्क देना पड़ रहा है, तो वही तो माइनस होगा ना, तो WT माइनस WP। अब WT हमारा कितना था, ये देखो H1 माइनस H2, और हमारा जो WP है वो कितना है, H4 माइनस H3। तो इफिशियंसी इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अगर इसमें और सॉल्व करना चाहें तो लिख सकते हैं H1 माइनस H2 माइनस H4 प्लस H3 माइनस का करेंगे तो, और ये हमारा हो जाएगा H1 माइनस H4। अगर हम H1 माइनस H4 को इस तरीके से लिख सकते हैं, H1 माइनस H4, माइनस कॉमन लिया, फिर से हमारा क्या हो जाएगा H2 माइनस H3, और ये हो जाएगा H1 माइनस H4, यानी 1 माइनस H2 माइनस H3 अपान H1 माइनस H4। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब ये क्या दिखा रहा है कि H2 माइनस H3 क्या दिखा रहा है, Q2, यानी हमारा Q2, और H1 माइनस H4 क्या दिखा रहा है, Q1। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो रैंकाइन साइकिल में इफिशियंसी कितनी आएगी। तो आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। हेलो गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेल कोलेमैन साइकिल के बारे में, जिसे हम ब्रेटन साइकिल भी कहते हैं और रिवर्स जूल साइकिल भी कहते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे बेल कोलेमैन साइकिल का प्रोसेस क्या होता है, और पीवी डायग्राम हमारा कैसा रिप्रेजेंट किया जाएगा, और टीएस डायग्राम के बारे में बात करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं बेल कोलेमैन साइकिल के बारे में। जो बेल कोलेमैन साइकिल होता है, इसमें मेनली हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं। जो हमारा पहला कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है कंप्रेसर। क्या होता है, कंप्रेसर होता है। और जो हमारा दूसरा कंपोनेंट होता है वो हमारा होता है कूलर होता है। और थर्ड हमारा है एक्सपेंड होता है। और हमारा जो चौथा कंपोनेंट है वो हमारा होता है रेफ्रिजरेटर होता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारे चारों कंपोनेंट होते हैं कैसे कनेक्ट होते हैं और कैसे वर्क करते हैं, और हमारा जो पीवी डायग्राम है वह कैसे बनता है। तो हम देखते हैं। एक बात और बताना है कि जो हमारा ये रिवर्स कार्नाट साइकिल का एक मॉडिफाइड हमारा रूप है बेल कोलेमैन साइकिल। ओके, तो ये हमारे 4 कंपोनेंट हो गए। तो हम बात करते हैं 1 to 2। पहले हम आते हैं कंप्रेसर पे। जो हमारा 1 to 2 प्रोसेस होता है, 1 to 2 प्रोसेस हम कह सकते हैं, इसको मैंने मान लिया A। जो हमारा 1 to 2 प्रोसेस है वो हमारा प्रोसेस होता है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस होता है। 1 to 2 ये हमारा जो प्रोसेस है वो प्रोसेस हमारा होगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस में क्या होता है, हमारी जो इंट्रोपी होती है वह हमारी कांस्टेंट रहेगी। जैसे कि हम T और S डायग्राम में देखते हैं, हमारा 1 to 2 जो है इंट्रोपी क्या है, कांस्टेंट है। तो 1 to 2 हमारा प्रोसेस क्या होता है, क्या कहलाता है, वह कहलाएगा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी
कोई रेफ्रिजरेंट से हमारा जब जाता है, कोल्ड एयर हमारी जब जाती है, तो वो कंप्रेसर में जब हमारी जाती है, तो हमारा कंप्रेसर क्या करता है, उस एयर को क्या करता है, कंप्रेस कर देता है। तो जब कंप्रेसर हमारा वर्क करता है तो हमारा जो प्रेशर होता है, प्रेशर हमारा क्या करेगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज करेगा। तो इस कंडीशन में प्रेशर और हमारा जो टेम्परेचर होता है वो हमारा इंक्रीज करता है। लेकिन जब हमारा प्रेशर इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, तो वॉल्यूम हमारा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जो हमारी रेफ्रिजरेटर से कोल्ड एयर हमारी पास होती है, कंप्रेसर में जाती है, तो कंप्रेसर हमारा प्रेशर और टेम्परेचर को बढ़ा देता है, बट वॉल्यूम हमारा क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। तो अगर हम ग्राफ में देखें तो इस कंडीशन में पहले हमारा वॉल्यूम जो था आइसेंट्रोपिक में 1 to 2 प्रोसेस, पहले वॉल्यूम हमारा क्या था, V1 था। अब हमारा वॉल्यूम क्या हो गया है, V2 हो गया है। कहने का मतलब वॉल्यूम हमारा डिक्रीज हो गया, पहले V1 था, अब हमारा V2 हो गया है। और मैंने बताया जो प्रेशर होता है वो इंक्रीज करता है। पहले हमारा प्रेशर कितना है, P1 है, और फिर जब हमारा 2 प्रोसेस में जाता है तो हमारा प्रेशर कितना हो जाता है, P2 हो जाता है। पहले प्रेशर P1 था, अब हमारा प्रेशर P2 हो गया। कहने का मतलब इंक्रीज हो गया है। और बात करें हम टेम्परेचर की, तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस में टेम्परेचर तो हमारा एंट्रोपी हमारी कांस्टेंट हो गई, बट टेम्परेचर की बात करें अगर, तो T1 से हमारा टेम्परेचर कितना हो गया, T2 हो गया। तो कंप्रेशन प्रोसेस में 1 to 2, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन में हमारा ऐसा होता है। फिर जब हमारी कंप्रेसर से एयर हमारी जाती है कूलर में, तो क्या होता है, वह ठंडा हो जाता है। जो हमारी वार्म एयर होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाती है कूलर में। तो जो हमारी हम बात करें बी प्रोसेस में, तो हमारा जो प्रोसेस 2 से 3 होता है वह हमारा होता है कांस्टेंट प्रेशर में होता है प्रोसेस, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होता है, और इसे हम कह सकते हैं कांस्टेंट प्रेशर कूलिंग प्रोसेस, कूलिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, जो हमारा प्रेशर रहेगा वह हमारा कांस्टेंट रहेगा, बट हमारा जो टेम्परेचर है और वॉल्यूम है उसमें हमारा चेंज आएगा। तो हम देखते क्या है, इस कंडीशन में 2 से 3 तो हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है, बट हमारा जो वॉल्यूम है वो V2 से हमारा कितना हो गया, V3 हो गया। कहने का मतलब पहले हमारा वॉल्यूम जो हमारा क्या था, V2 था, और अब हमारा वॉल्यूम कितना हो गया है, V3 हो गया है। और यही हम बात करें TS डायग्राम की, तो हमारा पहले टेम्परेचर कितना है, T3 है, यानी मैक्सिमम है। अब फिर हमारा टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, T3 हो जा रहा है। तो हमारा जो 2 से 3 प्रोसेस होता है वह हमारा कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस में वर्क करता है, और जो हमारी हीट इसमें से रिजेक्ट होगी, क्योंकि हमारा पहले ये वार्म था कंप्रेसर में, जब हमारी कूलर में आएगी तो क्या होगी, ठंडी होगी। तो जब ठंडी कैसी होगी, जब हमारी कुछ हीट क्या होगी, उससे रिजेक्ट होगी। तो हम एक देखते हैं, तो हमारा कांस्टेंट प्रेशर में पर केजी में जो हमारा हीट रिजेक्ट आएगा, यहाँ हीट हमारी रिजेक्ट जो होगी Q 2 से 3 जो हमारी हीट रिजेक्ट होगी वह हमारी कहलाएगी CP T2 माइनस T3। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं 3 to 4। सी प्रोसेस में हम बात करते हैं 3 to 4। यह हमारा जो प्रोसेस कहलाता है वह कहलाता है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। यह हमारा पहला प्रोसेस जो कहलाएगा आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होता है, जब हमारी एयर कूलर से आती है, एक्सपेंडर में आती है, तो हमारा क्या करता है, ये एक्सपेंड कर देता है। जब हमारा कोई एक्सपेंशन होता है तो एक्सपेंशन प्रोसेस में क्या होगा कि जो हमारा प्रेशर रहेगा वो क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा, और टेम्परेचर भी डिक्रीज हो जाएगा, बट जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या करेगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस कंडीशन में हमारा क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है और वॉल्यूम हमारा क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। जैसे कि हम 3 to 4 प्रोसेस देखें, ये हमारा क्या था, कांस्टेंट प्रोसेस था, कांस्टेंट P इक्वल टू C, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस था। अब हम देखते हैं जो हमारा 3 to 4 है वो है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है।
इस प्रोसेस में क्या हुआ, प्रेशर और टेम्परेचर हमारा डिक्रीज हुआ बट वॉल्यूम हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो हम देखते क्या है कि 3 to 4 हमारा प्रेशर कितना था, P3 था, अब हमारा कितना हो गया, P4 हो गया। कहने का मतलब जो प्रेशर था वो पहले ज्यादा था, अब हमारा क्या हो गया, प्रेशर हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। इसी कंडीशन में हम वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम हमारा कितना है, पहले V3 है, अब फिर हमारा V4 हो गया, वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हो गया। अब हम देखते हैं T5 डायग्राम में 3 to 4, इसमें भी आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होता है, तो इंट्रोपी हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 3 to 4, बट टेम्परेचर हमारा क्या है, T3 से हमारा कितना हो रहा है, T4 हो रहा है। अब हम लास्ट प्रोसेस की बात करते हैं, 4 प्रोसेस की। तो जो हमारा 4 to 1 प्रोसेस होगा वह हमारा कहलाएगा कांस्टेंट प्रेशर एक्सपेंशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में हमारा क्या होगा, जो हमारा हीट रहेगा वो क्या रहेगा, एक्सट्रैक्ट हो जाएगा फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर से। तो इस कंडीशन में जो हमारी हीट होगी वह क्या होगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी बाय द एयर से। तो हमारी जो हीट यहाँ क्या हो रही थी, हमारी रिजेक्ट हो रही थी, और हमारी जो हीट यहाँ एब्जॉर्ब होगी वो हमारी निकल के आएगी Q 4 to 1 CP T1 माइनस T4। तो अगर हम बात करें इसकी इफिशियंसी की, तो हमारी इफिशियंसी क्या होती है, इफिशियंसी होती है हमारी हीट एब्जॉर्ब्ड अपॉन वर्क डन। ओके, वर्क डन। तो हमारी हीट एब्जॉर्ब हमारी कितनी हो रही थी, जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है वह हमारी निकल के आई थी CP T1 to T4, क्योंकि रेफ्रिजरेटर का हमारा वर्क क्या क्या हो रहा था, हीट हमारी क्या कर रही थी, एब्जॉर्ब कर रही थी। तो हमारा ये हीट एब्जॉर्प्शन प्रोसेस में हमारा निकल के आया CP T1 माइनस T4। अब हम बात करते हैं वर्क डन की। तो हमारा वर्क डन क्या होता है, हीट रिजेक्ट माइनस हीट एब्जॉर्ब। तो हीट रिजेक्ट हमने कितना निकाला था, Q3 CP T2 माइनस T3, और जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही थी वह हमारी हो रही थी CP T1 माइनस T4। अब हम देखते हैं कि अगर हम CP कॉमन लेंगे तो CP हमारा कैंसिल हो जाएगा, यह निकल के आएगा T1 माइनस T4 एंड T2 माइनस T3 माइनस T1 माइनस T4। अगर हम देखें तो इसके बाद हमारा क्या निकल के आया, अगर हम T4 यहां से कॉमन ले लें तो हमारा निकल के आएगा T1 अपॉन T4 माइनस 1, और यहां से हम जो कॉमन ले लें वो T3 कॉमन लेते हैं, तो T2 T3 माइनस 1 माइनस यहां से हम T4 कॉमन लिया तो T1 T4 माइनस 1। अब हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 है। अब हमने देखा था जैसे हमारा ग्राफ में वर्क कर रहा था 1 to 2, यह हमारा क्या वर्क कर रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो 1 to 2 अगर हम निकालें, अगर हम बात करें 1 to 2 जो हमारा हो रहा था वो क्या हो रहा था, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस हमारा क्या हो रहा था, T2 से T1 हो रहा था, जो हमारा निकल के जो आएगा P2 माइनस P1 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। और जो हमारा 3 to 4 प्रोसेस हो रहा था, 3 to 4 वो हमारा हो रहा था आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस। तो अगर हम बात करें 3 to 4 की, 3 to 4 हमारा क्या निकल के आ रहा था, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस, ओके। तो हमारा जो निकल के बराबर हुआ जाएगा T3 अपॉन T4 इक्वल P3 P4 गामा माइनस 1 अपॉन गामा। तो अगर हम देखें तो जो हमारा P2 और P3 है ये क्या है, कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल है। तो यहां हम P2 इक्वल टू P3 लिख सकते हैं, और ये हमारा P1 टू P4 भी इक्वल है, तो हम लिख सकते हैं P1 इक्वल टू P4।
तो अगर हम ये वैल्यू को अगर यहां पुट करें P2 इक्वल टू P3, P2 की बराबर P3 पुट कर दें और P1 इक्वल टू P4, P1 की P4 पुट कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जब ये इक्वल हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं, तो जो हमारा T2 आएगा वो T1 के बराबर आएगा और जो हमारा T3 आएगा वह T4 के बराबर आएगा। अब ये दोनों इक्वल हो जाएगा, तो अगर हम इसे और क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं T2 T3 इक्वल T1 T4। अगर हम इस वैल्यू को पुट करें, COP हमारी क्या निकल के आई थी, यह निकल के आएगी जो T1 अपान T4 माइनस 1, तो जो हमारी यहाँ निकल T1 अपान T4 T2 अपान T3 हम पुट कर सकते हैं। तो अगर हम दोनों में पुट कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों। तो जो हमारी COP यहाँ से निकल के आ रही है, COP वह निकल के कितनी आ रही है, T4 T3 माइनस T4। अगर हम यहां से कॉमन लेते हैं, इसको T4 कॉमन लिया तो T4 कैंसिल हो जाएगा, तो T3 T4 माइनस 1। अब हमने बताया था जो T3 अपान T4 है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, P3 अपान P4 आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस में। तो मैं इसे लिख देता हूं 1 अपान P3 P4 गामा माइनस 1 गामा माइनस 1। ओके, तो यह हमारा निकल के आएगा 1 अपान P2 या P1 गामा माइनस 1 अपान गामा माइनस 1। ये हमारा क्या है, एक आरपी टर्म में है, तो हम लिख सकते हैं 1 अपान RP गामा माइनस 1 गामा माइनस 1। दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ द बेल कोलेमन साइकिल। और जो हमारा RP है, कंप्रेशन और द एक्सपेंशन रेशियो हमारा कितना है, P2 P1 इक्वल P3 P4। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें।